हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आ चुके हैं बीआरएम में मेरे साथ। जी हां, अंतिम प्रहार की ये सीरीज चल रही है। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, 14 तक अपन को चलना है। इससे पहले कुछ ज़रूरी बात, मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले दो ज़रूरी बातें करनी है। पहली तो बिल्कुल आपसे ही संबंध, दोनों बातें वैसे आपसे ही संबंधित है। पहली बात ये कि कल आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो बहुत 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 शुभेच्छा। अच्छे से एग्ज़ाम देना, चिंता मत करना। इसके लिए एक बार और मैं शुभेच्छा के वीडियो ज़रूर डालूंगा। लेकिन बहुत से बच्चे नर्वस हैं, तो नर्वस होने की बात नहीं है। कल पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर है। और इसके साथ में मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अंतिम प्रहार के साथ में डिटेल वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके। देखो 14 क्वेश्चन मैंने बताया, मान लो 15th आया, भगवान ने करे आए, लेकिन आया, तब क्या करेंगे? तब अपन को डिटेल वीडियो काम आएंगे। डिटेल वीडियो के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, उसकी गारंटी अपन कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके अंदर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक कवर्ड अप करा दिया है। लेकिन आप अंतिम प्रहार के भरोसे ही ना रहे। मैं कहता हूँ इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हिट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही राय देता हूँ कि पहले डिटेल एनालिसिस करो, उसके बाद अपनी शार्पन ऑफ योर स्किल उसके ऊपर आओ। तो पहली बात, चिंता मत करना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, यदि अभी तक किसी ने भी नोट्स नहीं बनाए हैं, अभी तक आपको गड़बड़ झाड़ लग रहा है कि अपन को अब कैसे तैयारी करनी है, तो हमारे ई बुक का अभी भी जो ऑफ़र है वो अवेलेबल है 499 रुपीज़ में। जी हाँ, केवल 500 रुपये के करीबन में हमने पूरा का पूरा MBA का आपको कोर्स दे दिया है। मीन्स कि पूरे 8 सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस शीट, इसके हर टॉपिक वाइज उसके कंक्लूजन, उसके पॉइंट्स, इजी टू इजी लैंग्वेज में, मतलब कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है वो सारा का सारा मटेरियल। ऑलरेडी मेरे पास इसके 3000 से ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं और वो अच्छे से डिलीवर्ड भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो मेरी वेबसाइट पे आके ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मेरे अकॉर्डिंग बिना इस क्वेश्चन के BRM का पेपर की कल्पना नहीं करी जा सकती। यानी कि अगर मैं BRM का पेपर सेट करने बैठता अगर मैं BRM का पेपर सेट करने बैठता तो मैं ये वाला क्वेश्चन जरूर देता कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बताओ। अब ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होता क्या है सर? देखिएगा, अपन ने वही वाला रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं 5000 बच्चों में से मैंने 500 बच्चों को विड्रॉल करा था, है ना, जिनके ऊपर हमने टेस्टिंग करी थी और हमने पता लगाया था कि ये 500 बच्चे जो हैं जिनके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि इनको रसगुल्ला पसंद है कि नहीं। लेकिन जो मेरी पॉपुलेशन थी वो 5000 थी, इनमें से मैंने 500। अब इसमें से कौन से 500 स्टूडेंट लिए जाएं? क्या मैं स्टार्टिंग के 500 ले लूँ? क्या मैं लास्ट के 500 ले लूँ? क्या मैं कौन से 500 स्टूडेंट को विड्रॉ करूँ? इसी को ही सैम्पलिंग के आगे बोला गया है। यही सैंपल की टेक्निक्स हैं। ठीक है, इसके बेसिकली दो मेथड हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दो ही मेथड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ थोड़ा है, 4-5 पॉइंट है, और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर समझ में आ गया। अब आगे अपन एक एक करके इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब अनुमान लगा के चलना होता है। इसके अंदर जो 5000 के 5000 मेरे पास पूरी पॉपुलेशन है, इसमें उन 500 में सेलेक्ट होने में हर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 या 100% होती है। कितनी? 0 चांस होते हैं कि आपका सेलेक्ट होगा या 100% चांस होंगे कि आपका सेलेक्ट होगा। इसमें 0 चांसेस यूजुअली बुक के अंदर लिखा जाता है। मींस के यहाँ पर किसी का फिक्स नहीं है कि किसका नंबर लग जाएगा। ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लियर हो गया? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर फिक्स परसेंटेज ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपका परसेंटेज इतना है, इतने परसेंट में आपका चांस लगना ही लगना है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, अनबायस्ड मेथड होता है। अनबायस्ड क्योंकि हमको नहीं पता कि हमें किसे चूज़ करना है। ठीक है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी। 5 जने दौड़ रहे हैं, कौन फर्स्ट आएगा? वो तो जो सबसे अच्छा दौड़ेगा वही फर्स्ट आएगा। लेकिन उन 5 को चुना गया, जो 5000 में से 500 लोगों को चुना गया। मान लेते हैं, इसका ही एक एग्जांपल लेता हूं मैं, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि आंख पे पट्टी बांधी,
चिट निकाली, जिसके भी 500 बच्चों के नंबर निकले उनको बुला लिया गया। तो ये होता है एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल, रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आ गया? अब इसी को बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको डिटेल वीडियो से कोई मतलब नहीं, तो ये क्वेश्चन देख के अगले वीडियो पर चले जाओ, वरना ये जैसे ही सीरीज कंप्लीट होगी इसकी पीडीएफ दे दूंगा। पूरे वीडियो देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल वो पीडीएफ की सीरीज के मतलब से, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो, है ना, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है और आप क्वेश्चन देख नहीं आ रहे हो तो इसकी पीडीएफ हमेशा मैं अपलोड कर ही देता हूँ आखिरी क्वेश्चन अपलोड होते ही। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चन को याद भी करना है, इनको लिखने का तरीका भी सीखना है, अगर इनका एग्जाम्पल भी समझना है या ये समझना है, तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो एग्जाम का टाइम कम है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो अगले पे चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है मेरे अकॉर्डिंग। ये स्पेशली मेरे रिकमेंडेशन के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो उनमें से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, टीम तो खैर डिज़ाइन करती है, एंड रिजल्ट मेरे द्वारा ही होता है, लेकिन जो स्पेशल रिकमेंडेशन मेरे द्वारा आ जाती है उनमें से एक क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए जाए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टू अप्रोचेस बताइए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स selecting a sample from a population in a way that gives each individual elements of population is known or known zero chances, non-zero chances being included in the sample that allow researcher to estimate accuracy। यानी कि अपन ने कोई फिक्स नहीं कर रखा, हर किसी के पास इक्वल चांसेस है या जीरो चांसेस है। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर मेथड होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कौन सा मेथड है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या करा हमने, 5000 बंदों को रख दिया और कुछ भी सिंपल रैंडमली ले लिया, कोई 3 ले लिया, कोई 7 ले लिया, कोई 11 ले लिया, कोई 131 ले लिया, कोई 2001 ले लिया। इस तरीके से हमने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या कोई चिट उठा के हमने डिसाइड कर लिया। ये हो गई अपनी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर हो गया? सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला मेथड कौन सा है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, है ना। दूसरे मेथड में जाएंगे तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर क्या है कि हर 5000 है तो मैंने यहाँ पर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करा, हर 10th बंदे को मेरे को लेना है। अब हर 10वां बंदा कौन है मैं नहीं जानता, सबको 5000 को कहा कि अपने मोबाइल नंबर एक लिस्ट में लिखो, नाम से नहीं खड़ा किया, क्या कहा? मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर को सॉर्टिंग लगा दी और हर 10वें मोबाइल नंबर को हमने पिकअप कर लिया। ये हो गया अपना सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। सिस्टमैटिक रिसर्च सेलेक्ट एवरी 9th इंडिविजुअल फॉर द पॉपुलेशन रैंडमली चूजिंग अ स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर अपन ने एक पर्टिकुलर इंटरवल फिक्स कर दिया था, इसलिए इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोला गया। रैंडम सैम्पलिंग में भैया ये आ जाओ मेरे साथ, और सिस्टमैटिक के हर चौथा जना, हर 8वां जना, हर 10वां जना, हर 16वां जना आ जाओ। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? बिखरी हुई। इसके अंदर क्या होता है? पॉपुलेशन डिवाइडेड सब ग्रुप के अंदर। यानी मैंने क्या करा कि पूरे के पूरे MBA के स्टूडेंट थे, अब MBA के स्टूडेंट मैंने आगरा के लिए थे, अब उसमें मैंने कह दिया HR वाले अलग आ जाओ, मार्केटिंग वाले अलग आ जाओ, फाइनेंस वाले अलग आ जाओ, है ना, ऑपरेशन वाले अलग आ जाओ, ठीक है, और IB वाले अलग आ जाओ, और हमारे चहीते IT वाले भी अलग आ जाओ। चहीते का मतलब वो, क्योंकि जिनकी तादाद काफ़ी कम है, ऑपरेशन और IT वालों की तादाद काफ़ी कम पाई जाती है। IB वाले भी रहते हैं, लेकिन आजकल नई इंडस्ट्री में इनका भी आ गया। और अगर अलग फील्ड आ जाए तो हेल्थ के अंदर भी आजकल MBA काफ़ी अच्छा स्कोप दे रहा है। ठीक है, एक बार ये सीरीज हो जाए, इसके बाद अपन 1-to-1 सेशन भी शुरू करेंगे, जिसमें मैं खुद पर्टिकुलर गाइडेंस देता हूं बच्चों को, जिसमें आपको कौन सी स्ट्रीम आपके करियर के अकॉर्डिंग चूज़ करनी चाहिए, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल और कौन कौन से कोर्सेज आपको इसके साथ में करने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, उसमें आपको कौन सी बेस्ट स्ट्रीम रहेगी वो ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सेशन भी जस्ट एग्ज़ाम के बाद शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी इसके रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी बीच में एग्ज़ाम के कारण हमने वाइंड अप करे ताकि बच्चे डाइवर्ट नहीं हो। ये स्ट्रीम का मामला जो है एग्ज़ाम के लास्ट डे से मैं शुरू करूंगा, और यकीन मानिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपन 1-to-1 बात कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसका मिनिमम चार्जेस रखने वाले हैं, जो लास्ट ईयर भी हमने रखा था, और 200+ स्टूडेंट लास्ट ईयर भी उसमें एंटरटेन हुए थे। इस बार देखते हैं कहाँ तक हमारी पहुंच जाएगी और कितने स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि उनके करियर में उनको करना क्या है। तो आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकेंगे। तो अपन अपने टॉपिक पे आ जाए, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, माफ़ी चाहूँगा कान पकड़ के, लेकिन यहाँ पर पॉइंट याद आया तो बता दिया। तो MBA में अपन ने जब सब ग्रुप के अंदर डिवाइड करा तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड।
क्लियर हो गया। यानी कि मैंने कोई ग्रुप डिसाइड कर लिया, अब इसमें कह दिया कि एचआर में से हर 10वां बंदा आएगा, हेल्थ में से हर 3रा बंदा आएगा, मार्केटिंग में से हर 4था बंदा आएगा, फाइनेंस में से हर 8वां बंदा आएगा। इस तरीके से मैंने जब ग्रुप डिवाइड करके उसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग कर दी या उसके अंदर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर दी तो वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हमने कोई ग्रुप डिसाइड नहीं करा, इन 5000 बंदों को एक क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। हमने एक बोल दिया कि ये 5000 में हमने ये इस तरीके से कर दिया, 1000 यहाँ रख दिए, ठीक है, 1000 तो नहीं रखेंगे, 1250 का क्लस्टर बनेगा अगर 5000 है तो 1250, 1250, 1250 और ये 1250, ठीक है, ये क्लस्टर बना दिया। अब इस 1250 में से मेरे को एक ग्रुप लेना है, इसमें से लेना। अब इसमें और क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेटिफाइड में हमने किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट या पर्टिकुलर नेचर या कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ग्रुप को डिवाइड किया था। यहाँ ऐसा कुछ भी डिवाइड नहीं किया, यहाँ का आधे इधर खड़े रहो, आधे इधर खड़े रहो, और ये हो गई हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लियर है? क्लस्टर, द पॉपुलेशन डिवाइड इनटू द क्लस्टर ऑफन बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल। अब ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हो सकता है कुछ भी, अपन ने XYZ ले लिया हो, लेकिन बेसिकली कोई पैरामीटर नहीं रखा। इधर वाले लोग या तो हमने सोचा लखनऊ आगरा के ईस्ट के अपन ने इतने ले लेते हैं, वेस्ट के इतने ले लेते हैं, नॉर्थ के इतने ले लेते हैं, साउथ के इतने ले लेते हैं, तो ये दैट्स का जियोग्राफिकल डाल दिया। क्लियर हो गया? अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आ गया अपना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर सिंपल रैंडम बोलते हैं जिसको, फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये 4 तरीके की इसके अंदर सैम्पलिंग मेथड दिए हुए हैं। और आगे देख लेते हैं, कुछ हैं आगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो अब नॉन प्रोबेबिलिटी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, अब नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर तो क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि हमको इन्हीं बंदों का सैंपल इकट्ठा करना है। तो इसके अंदर जब फिक्स्ड होगा तो हम क्या करेंगे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। ये मेरे पड़ोस में है 10 जने, इन्हीं से पूछ लेता हूँ, ये 10 भी तो MBA के स्टूडेंट है, ये मेरे 500 जने मेरे पड़ोस में रहते हैं, या ये अवेलेबल है उससे पे रिप्लाई देने के लिए, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड हो गया। सेकेंड आ गया जजमेंटल एक तरीके से टोटली बायस सैम्पलिंग मेथड होता है। जजमेंटल का मतलब मैं पहले से जज कर लेता हूँ कि ये व्यक्ति होने चाहिए। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तो मैंने कोई मेरा नियर बाय देखा या अवेलेबिलिटी देखी, जजमेंटल में मेरे को लग रहा है कि ये व्यक्ति सही जवाब दे सकता है, या ये व्यक्ति फेवर में जवाब दे सकता है, या ये व्यक्ति अगेंस्ट में जवाब दे सकता है। उसके अकॉर्डिंग मैं अगर सैम्पलिंग इकट्ठा कर रहा हूँ, या मेरे को उनके नॉलेज स्किल लग रहा है कि ये बंदे मेरी MBA की रिसर्च में, ये जो रसगुल्ले की रिसर्च है इसमें इंपॉर्टेंस देंगे, जजमेंटल सैम्पलिंग। 2 समझ में आ गए। सबसे पहला कन्वीनियंस, जो मेरे नियर बाय हो गया या मेरे जो रिसर्चर के नियर बाय हो गया उसके अकॉर्डिंग, इसके अंदर वो उसका सैंपल भी कम कर लेता है। जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड है, हो सकता है 500 की जगह सर मेरे को तो 50 में ही करना था, तो उसमें वो लिख देगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड, और जिसमें डाटा की एक्यूरेसी वो कम हो जाएगी। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड हो गया। जजमेंटल हो गया, अब सर 5000 का एक बंदे पे नहीं हो पाएगा रिसर्च, है ना, वो कुछ तो इसका फिक्स क्राइटेरिया रहता है जो फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्नोबॉल एक अच्छा टेक्निक बोली जाती है, और पार्ट बी में भी बार बार ये पूछा जाता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड क्या है। स्नोबॉल में अंदर क्या होता है, जैसे कि बर्फ़ फेंकी, स्नो और बॉल, इसके अंदर क्या होता है कि जिसकी सैंपल कलेक्ट करना होता है हम खुद उसके पास पहुंच जाते हैं। जैसे कि कोई स्पेसिफिक डिसीज़ हो किसी को, है ना, कोई ऐसी बीमारी हो जो 5000 में से केवल 20 बंदों को होती हो, तो उन 20 बंदों में हम किसी एक बंदे के पास जाएंगे तो वो बता देगा दूसरा बंदा वो है, तीसरा बंदा वो है, चौथा बंदा वो है। यानी एक बंदे के बाद दूसरा बंदा हमको सैंपल का कौन दे रहा होता है, वही जिससे हमने फर्स्ट में सैंपल कलेक्ट किया, इस काइंड ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो उसको स्नोबॉल बोलते हैं। जब बुकिश जाते हैं, यूज द सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन इज हार्ड टू रीच एंड आइडेंटिफाई दिस मैटर इन रिलाय पार्टिसिपेंट रेफरिंग अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट, यानी वो रेफर कर रहे होते हैं। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान में जेल में कौन रह कर आया है, पूछो गलत जुर्म में पाकिस्तान में जेल में रहकर आया, तो एक जना आया है वो दूसरे का बताता है कि वो भी मेरे साथ था, वो तीसरा भी मेरे साथ था। ठीक है, अब फोर्थ आ गया कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग एक बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी की टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है, अपन फिक्स कोटा कर देते हैं। जैसे कि अपन ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, A, B, C और D। इसमें कर दिया B कैटेगरी में 20%, C कैटेगरी में 30%, D कैटेगरी में 40%, तो 40, 70, 20 और ये 10% हम इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो ये अपन ने कोटा सैम्पलिंग होता है जिसमें अपन नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें हमको पता है कि इसमें से 40% बच्चों का सिलेक्शन करना है,
कंपनी आती है तो उनको पता होता है कि फाइनेंस के इतने बच्चे लेके जाने, मार्केटिंग के इतने बच्चे लेके जाने, तो ये कोटा सैम्पलिंग का मेथड हो गया। ठीक है, तो अब कौन कौन सा मेथड इसमें बताया मैंने? कोटा बताया, स्नोबॉल बताया, इसके अलावा कन्वीनियंस बताया और जजमेंटल बताया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कन्वीनियंस, जजमेंटल, स्नोबॉल, कन्वीनियंस, जजमेंटल, स्नोबॉल और कोटा सैम्पलिंग, ये 4 विषय। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 और 4 8 काफ़ी ज़्यादा है आपके इस एग्जाम में डिटेल लिखने के लिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ लिखना, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट, इसकी PDF अभी दे ही दूंगा, काहे को चिंता करते हो। ठीक है, तो चिंता मत करिए, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है, तो इसके आगे की कोई स्लाइड भी नहीं है। और ये नॉर्मली बार बार रिपीटेंस क्वेश्चन आया है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।